स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। कल आपने पढ़ा था बाल केंद्रित शिक्षा के शिक्षक के सिद्धांत क्या थे। आज जो हम लेके चल रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बालक की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक सहयोगी तथा मार्गदर्शन की भांति कार्य करता है। बालकों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को कराने में वो सहायक होते हैं। शिक्षक एक प्रेरक होता है जो प्रमुख न होते हुए भी बालकों से क्रियाकलाप कराता है तथा उसे अनुशासित रखता है। शिक्षक बालक को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम दैनिक कार्यक्रम विषय भौतिक वातावरण आदि का चुनाव करता है। शिक्षक बालक को न सिर्फ किताबी ज्ञान प्रदान करे बल्कि उसकी उपयोगिता पर बल देते हुए समझाए व सामाजिक की आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना सीखिए। बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक प्रमुख भूमिका के में होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक प्रमुख भूमिका में होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक शिक्षा के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित में कम आकर्षित होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबन पर, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में मेहनत, स्वास्थ्य आदि पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता आदि पर का ध्यान रखा जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम पर। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की असफलता का डर कम होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर असफलता का डर ज़्यादा रहता है। यहाँ पर ही बोल रहा है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें बालकों की अनसक्सेसफुल का डर कम रहता है, जबकि यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा में असफलता का डर ज़्यादा रहता है। प्रगतिशील शिक्षा। अमेरिकी में मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका मानना था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास, और बालक की शक्तियों का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया को उनकी क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाया जाए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्याविद, क्रियात्मक विद, प्रोजेक्ट विद आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का प्रबल दिया जाता है ताकि उचित व तर्कपूर्ण निर्णय ले सके। प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। प्रगतिशील शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा की यह अवधारणा है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं, अर्थात बालक महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक कक्षाओं में बालक छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करता है। बच्चों में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया क्योंकि उसके सहयोग के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वह ध्रुव का काम करता है तथा बालक की शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन डेवी ने शिक्षा के दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। रुचि व प्रयास को शिक्षक को बालक की योग्यताओं पर दृष्टि रखते हुए निर्देशित करना चाहिए। प्रत्येक बालक को उसकी बौद्धिक क्षमताओं में अवश्य अवगत कराना चाहिए। बालक को ऐसे काम देने चाहिए जिससे उसके मानसिक क्रिया में गत आए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को समाज का सेवक कहा गया है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप ही शिक्षा को अनिवार्य व सार्वभौमिक बनाया जा रहा है।
प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तिगत तत्व का विकास करना तथा शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। सर्व शिक्षा अभियान, यह अभियान भारत सरकार ने 2000 से 2001 में प्रारंभ किया था। इस अभियान के दौरान सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया था। सर्व शिक्षा अभियान, SSA का यहाँ पूरा नाम हो जाता है सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकीकरण का अंग है। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना लक्ष्य था, जो पूरा नहीं हो सका। हाँ, इसमें सरकार ने 80 से 85% तक सफलता प्राप्त कर ली है। भारत में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जिनमें कोई प्राथमिक भी इस विद्यालय भी नहीं खुल पाया। सरकार इसका प्रयास कर रही है, जल्द ही कार्य इसमें पूरा होगा। मध्याह्न भोजन स्कीम, मध्याह्न भोजन स्कीम बालकों को लिए स्कूल में दोपहरकालीन भोजन की व्यवस्था पर इसलिए बल दिया गया है कि जो छात्र जो गरीब परिवार से हैं, अपने खाने की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें स्कूल तक लाया जाए। सर्वप्रथम यह योजना तमिलनाडु में शुरू की गई थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पर भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 में पोषाहार के समर्थन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक लाना, सुविधा विहीन वर्ग के बच्चों को स्कूल में उपस्थित कराना, उनके अध्ययन पर बल देना तथा बालकों के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था करना है। प्राथमिक कक्षाओं में बालकों के छात्रों में के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना, ड्रॉप आउट रेट कम करना, बच्चों में भाईचारे की भावना की विकसित करना, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य अंतर को दूर करने के हेतु एक साथ बिठाकर मध्याह्न भोजन की उसमें कराना तथा ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो सके। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के प्रदेश के सरकारी परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किलो गेहूँ अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की थी, किंतु योजना के अंतर्गत बाल छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बंट जाता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 1 सितंबर 2004 में पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरंभ कर दी गई है। योजना के क्रियान्वयन की प्राप्ति है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 2006 में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित कराना, विद्यालयों की छात्र संख्या बढ़ाना। शिक्षा का अधिनियम, यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा के अनुरूप के अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को से लागू हो गया था। इस अधिनियम का आधार है संविधान का सीमा संशोधन, जिसके द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की कुछ बातें इम्पोर्टेंट थी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को 5 भागों में विकसित वर्णित किया गया है।
पाठचर्या के क्षेत्र में स्कूल की अवधारणा और आकलन, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुरक्षा, शिक्षा बिना बोझ के, पाठ क्रियाचर्या के बोझ को कम करना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कर रखते हुए स्कूल ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बालकों में नैतिकता का विकास, शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर 30 बच्चे हैं तो उसके बीच में एक शिक्षक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। बालकों का समस्या समाधान करना सीखना, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागी अधिगम्य बनना। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वह आपको अगली वीडियो में मिल जाए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।